हाँ, ब्रॉडकास्टिंग कर ली है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेंट। मैं आपको फिर से काउंसिल के ये वेबिनार में आपको स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ श्री प्रकाश पिंचा जी है, जो काउंसिल का रीजनल चेयरमैन भी है ईस्टर्न रीजन का, और साथ साथ वो एक एक्सपोर्टर भी है। प्लेन गोल्ड ज्वेलरी, स्टडेड ज्वेलरी, हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी उनका एक्सपर्टी है। उनको पूरा के पूरा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, स्पेशली आपका वैल्यू एडिशन पार्ट में, वेस्टेज पार्ट में, मुझे जितना नॉलेज है उससे मुझे लगता है कि हर किसी का क्वेरी रिजॉल्व होने का ताकत उनमें है। और वो इंटेलेक्चुअली जितना एक्टिव है, प्रोफेशनली और एक्सपोर्ट वाइज भी उतना ही एक्टिव है। आज हम पिंचा जी को स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हीना गांधी जी है, जो वीए पारिक का सीनियर कंसल्टेंट है। शी इज हेडिंग टैक्स एंड जीएसटी आईटी डिपार्टमेंट। आज पिंचा जी के प्रेजेंटेशन के बाद पिंचा जी एक प्रेजेंटेशन के साथ आपको लाइव एग्जांपल के साथ, शिपिंग बिल के साथ पूरा समझाएंगे। उनका समझना होने के बाद हम जीएसटी शुरू करेंगे। जीएसटी में कैसे जीएसटी फाइलिंग से लेके सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हिना जी कवर करेंगे, और टाइम बच जाएगा तो हम आईटी का डॉक्यूमेंटेशन भी आज कवर करेंगे। तो मैं अभी पिंचा जी को रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आप आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए विद ए स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ, और हमारे आज का टॉपिक और कैसे हमें प्रोसीड करना चाहिए, ताकि हर दिन ये छोटे छोटे इश्यू को लेके हमारे इतने सारे रिफंड का पेंडिंग, ड्यूटी, पेनल्टी, ये सब आता रहता है। कस्टम से लोगों को कोई नॉलेज नहीं होता है, और हम सोकस के दौरान डीआरआई के रेट पे फंसे रहते हैं। एक्सपोर्ट से ज्यादा हमारा टाइम इस पे लग जाता है। इससे हमें कैसे मुक्ति मिलेगा, आप प्लीज हमारे ऑडियंस को समझाइए, ताकि हम इस कोविड के टाइम पे थोड़ा सा कॉस्ट पे कंट्रोल करते हुए एक एक्सपर्टाइज लेंगे, ये टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपने आप से, अपने बलबूते पे जैसे एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं ई संचित बता चुकी हूँ। अगर इसके साथ उनको बेसिक नॉलेज हो जाएगा तो अपने ऑफिस में बैठ के ई संचित के थ्रू से वो अपना शिपिंग बिल रेज कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। एंड आगे भी जाके उस शिपिंग बिल को लेके, उस कंसाइनमेंट को लेके उनको कोई बेनिफिट में जैसे कि कोई परेशानी ना आए। सर प्लीज आप आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करिए। थैंक यू वेरी मच जीता जी, और वेरी गुड मॉर्निंग सारे पार्टिसिपेंट्स को। आशा करता हूं कि सबके परिवार में सब स्वस्थ और अच्छे होंगे अभी। और मेरे बारे में आपने कुछ ज्यादा ही एग्जेजरेटेड इंट्रोडक्शन दिया है, मैं उतना काबिल नहीं हूं। मैं भी सामान्य एक्सपोर्टरों की तरह एक एक्सपोर्टर हूं, और प्रैक्टिकल फील्ड में जो एक्सपीरियंसेस मेरे पास आए हैं इतने वर्षों में, तो वही मैं आपके साथ में आज साझा करूंगा। हो सकता है कि मैं आपको कुछ ऐसी बात बता सकूं जो कि आपके नोटिस में नहीं है, और हो सकता है मेरे फ्रेंड से मैं कुछ सीख भी सकूं जो मेरे नोटिस में नहीं है। मैं एक छोटा सा बैकग्राउंड इस विषय के बारे में देना चाहता हूं, जो कि आज प्रेजेंटेशन का विषय है हमारा, कि वैल्यू एडिशन एंड वेस्टेज नॉर्म्स ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस ग्रहण किया है। इसका रीजन ये है कि पिछले करीब 8-10 महीने पहले हमारे कलकत्ते में एक बहुत बड़ा इश्यू रेज हुआ था। कस्टम्स ने लगभग पिछले 15 साल के एक्सपोर्ट्स के सारे डॉक्यूमेंट रीओपन किए, और उन्होंने एक एक इनवॉइस को रीअसेस करके और शोकोज करने इश्यू किए कि आपका वैल्यू एडिशन अचीव हुआ ही नहीं है, इसलिए ये आपका एक्सपोर्ट वैलिड एक्सपोर्ट नहीं है। और चूंकि ये वैलिड एक्सपोर्ट नहीं है और आपने ड्यूटी फ्री गोल्ड लिया था, टैक्स फ्री गोल्ड लिया था, वो ड्यूटी का पैसा विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी आपको देना है। और ये एक तरह का हड़कंप मचा देने वाला शोकॉज नोटिस है, जो कि कई पार्टियों को ये आए, और टोटल एग्रीगेट उसकी लायबिलिटी सैकड़ों करोड़ों में जा रही थी। तो ये एक बड़ा इश्यू बन गया, और इनफैक्ट देखा गया कि शोकॉज जो जिस ग्राउंड पर किया गया है वो ग्राउंड गलत नहीं था। लोगों के वेस्टेज लोगों ने क्लेम की थी, और वैल्यू एडिशन उनकी अचीव हुई ही नहीं थी इनफैक्ट। और हकीकत ये थी कि वो इस मुगालते में थे कि हमने प्रॉपर वैल्यू एडिशन अचीव की है, और इवन जो
असेसिंग ऑफिसर ऑफ कस्टम्स बैठते हैं, उनको भी यही समझ थी कि वैल्यू एडिशन तो हो गई है अचीव, और ये सारा बरसों से चलता रहा। और जब एक साथ एक्यूमुलेट होकर के किसी ऑफिसर ने आके देखा कि ये तो हुआ ही नहीं है, तो उन्होंने सारे के सारे पीछे के ओपन कर दिए। और अभी भी वो, हालांकि मैटर सॉल्यूशन हुआ है बहुत एमिकेबली और बहुत अच्छी तरह से, थैंक्स टू आवर चेयरमैन, जो कि पिछले 6-7 महीने से इसके पीछे मेरे साथ लगे हुए थे और ऑर्डर निकलवा के लाए, जिसमें बहुत माइल्ड ये लाइबिलिटी आएगी और बड़ी लाइबिलिटी से मुक्ति मिल गई है। परंतु ये ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो कमिश्नर थे उन्होंने ये इशू रेज किया था, चीफ कमिश्नर ने, कि ये कलकत्ता कमिश्नरेट का है तो ये डेफिनेटली दूसरे कमिश्नरेट में भी इस तरह की गलतियां हुई होंगी और इसका पैन इंडियन रेमिफिकेशन होगा, एंड आई एम गोइंग टू राइट इट टू द बोर्ड। मुझे पता नहीं उन्होंने लिखा है कि नहीं, मगर ये कभी भी हम लोगों के सामने परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए इस चीज को इतनी इंपॉर्टेंस आज के समय में दी गई है कि इसके ऊपर एक हम लोगों ने वेबिनार ही रखा है। और मैंने यहाँ पर कस्टम्स डिपार्टमेंट के लिए ये एक तैयार किया था प्रेजेंटेशन, ताकि कस्टम्स के ऑफिसर्स भी इस बारे में सचेत और ट्रेंड रह सकें कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, और भविष्य में ऐसी गलती न करें वो कि वैल्यू एडिशन अचीव नहीं हुई है, इसके बावजूद भी लेट एक्सपोर्ट अलाउड एलईओ ऑर्डर दे देते हैं और एक्सपोर्टर चला जाता है और फिर 15 वर्ष बाद उस पास इतनी बड़ी लाइबिलिटी है जो भी पैसा जमा देना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। जीता जी, ये आप जरा स्लाइड्स है तो उनको जरा स्क्रीन पर लाइए तो मेरे ख्याल में अच्छा रहेगा। तो स्लाइड नंबर 2 लीजिए आप। प्रीता डिस्प्ले कर। 1 मिनट में करती हूँ। हाँ जी। तो भाइयों, जिस तरह हम सभी जानते हैं कि चैप्टर 4 में हमारी जेम एंड ज्वेलरी रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के प्रोसीजर्स वगैरह दिए हुए हैं, एफटीपी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी, और एचबीओपी ट्रेड प्रोसीजर्स भी कहने लगे हैं, मगर वो पुराना नाम ही मुंह पर ज्यादा पड़ा हुआ है, एचबीओपी। तो मैं उसी नाम से इसको संबोधन करूंगा। तो इसमें देखिए आप, हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कई स्कीम्स हैं जिन स्कीम्स के अंतर्गत हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पैरा 4.53 जो पॉलिसी का है वो डील करता है DFIA, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। तो ये आप इंपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, मगर इसके लिए आपको एडवांस में DGFT से परमिशन लेना होगा। और चूंकि ये बहुत ज्यादा पॉपुलर स्कीम नहीं है क्योंकि कॉमर्शियल वायबिलिटी इसमें कम आती है, इसलिए इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर एक्सपोर्ट अगेंस्ट सप्लाई बाय योर फॉरेन बायर, ये पैरा 4.77 डील करता है इसको, जिसमें ये स्कीम दी हुई है कि आपका जो फॉरेन बायर है वो अपना सोना आपको बेच सकता है और उस सोने से हम लोग जेवर बना करके उनके ऑर्डर के हिसाब से और उनके ऊपर इनवॉइस रेज करके और वापस री एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको वेस्टेज का और वैल्यू एडिशन का इसमें आपको समझना होगा, क्योंकि ये इस स्कीम के अंतर्गत कई हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो काम करते हैं। और चूंकि वेस्टेज और वैल्यू एडिशन नॉर्म सब में एक ही यूनिफॉर्म है, इसलिए ये कोई अलग नहीं है, मगर ये एक स्कीम अपने आप में है जिसको अपने आप को समझ लेनी चाहिए हम लोगों को। इसके बाद जो आता है, जो कि मोस्ट पॉपुलर स्कीम है, वो है एक्सपोर्ट अगेंस्ट सप्लाई बाय नॉमिनेटेड एजेंसीज, पैरा 4.81। तो इससे हम लोग सभी वाकिफ हैं। हम लोग नॉमिनेटेड बैंकों से या सरकारी नॉमिनेटेड एजेंसीज से गोल्ड लेते हैं और उसमें 3 तरीके से वो लोग हमें सोना प्रोवाइड करते हैं। एक तरीका है कि रिप्लेनिशमेंट स्कीम, जो कि पहले हम हमारे सोने से, जो कि ड्यूटी पेड गोल्ड ही होता है अमूमन, उससे हम एक्सपोर्ट इफेक्ट कर देते हैं और उसके बाद में रिप्लेनिशमेंट क्लेम करते हैं। क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा वायबल स्कीम नहीं है, इसलिए इस स्कीम के अंतर्गत भी बहुत कम लोग ही एक्सपोर्ट करते हैं और मेरे ख्याल में बैंकें भी इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहती है एक्सपोर्टर को एंटरटेन करने में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और दूसरी और तीसरी स्कीम, जो कि आउटराइट परचेज बेसिस इन एडवांस और लोन बेसिस, ये मोस्ट पॉपुलर स्कीम्स है जिसमें हम लोग सभी प्राय अपना बिजनेस करते हैं। तो और इसको मेरे समझ में ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। आउटराइट परचेज बेसिस में हम लोग सीधा परचेज कर लेते हैं और उसके 90 दिन के अंदर अंदर हमें एक्सपोर्ट करना होता है एंड वी इफेक्ट द एक्सपोर्ट।
और लोन बेसिस में आप लोन ड्रॉ कर सकते हैं, गोल्ड ऑन लोन बेसिस, और उसको 90 दिन के अंदर आपको एक्सपोर्ट करता है, और एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद में फिर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में आपको उसको फिक्सिंग करके और फाइनल इनवॉइस आपको रेज करना है। तो अपने आगे बढ़ते हैं। प्रीता, प्लीज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके सर। सर ये ठीक है, ऑब्लिगेशन टू एक्सपोर्ट। obligation to export. So let us understand obligation to export. मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो इस चीज से भलीभांति वाकिफ हैं, और ज्यादा मैं इसमें समय नहीं लूंगा। पीरियड ऑफ एक्सपोर्ट में, आउटराइट परचेज में और लोन बेसिस में जहां आप फिक्स्ड नॉर्म में एक्सपोर्ट कर, पहले फिक्स करके प्राइसेस और उसके बाद में एक्सपोर्ट करते हैं, और दूसरा सिस्टम हो गया जहां पर आप पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं लोन गोल्ड को, ये नॉमिनल प्राइस के ऊपर जो सर्टिफिकेट लेकर के हम लोग करते हैं, प्राइस सर्टिफिकेट, और उसके बाद में पोस्ट एक्सपोर्ट गोल्ड इज फिक्स्ड। तो इस पर मैं ज्यादा डेलिब्रेट नहीं कर रहा हूं। अब ये नेक्स्ट जो आ रहा है वो है ऑब्लिगेटरी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। दिस वाज द ट्रिकी क्वेश्चन दैट जिसके कारण यहां पर कलकत्ते के लोगों ने बहुत बड़ी गलतियां की। ऑब्लिगेटरी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, इसको हमें भली भांति समझ लेना चाहिए। ये पैरा 4.62 में अपने जाते हैं। प्रीता, इफ यू कुड गो टू स्लाइड नंबर 21। ओके सर। यस सर। फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन कर ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ये पैरा 4.62। तो इनफैक्ट ऑब्लिगेटरी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट के बनिस्बत हमें यह समझना चाहिए कि हमारा इंपोर्ट का एंटाइटलमेंट क्या है। और इंपोर्ट का एंटाइटलमेंट हमारा वो है जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, प्लस एडमिसिबल वेस्टेज अकॉर्डिंग टू दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में टेबल दी हुई है। तो अगर आप सपोज प्लेन गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसमें 2.5% की वेस्टेज आपको परमिसिबल है, तो अगर मैं 1000 ग्राम एक्सपोर्ट करता हूं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट फाइन गोल्ड, तो मुझे एंटाइटलमेंट 1002.500 ग्राम का है। मगर जहां पर ऑब्लिगेटरी क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट आ रहा है, वहां पर लोगों ने इसको रिवर्स समझ लिया कि चूंकि हमने एडवांस में 1000 ग्राम गोल्ड इंपोर्ट किया है या ड्यूटी फ्री गोल्ड प्रोक्योर किया है, तो हम 2.5% गोल्ड कम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उन्होंने 975 ग्राम गोल्ड एक्सपोर्ट किया, और यहीं पर उनकी बड़ी गलती हो गई, क्योंकि आप 975 ग्राम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो 975 के ऊपर 2.5% आप री इंपोर्ट कर सकते हैं। कहीं से बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। जीना जी, कैन यू चेक इट? बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है? हाँ सर, मैं देख रही हूँ। हाँ, तो थैंक यू। ठीक है, तो ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझने का है कि वी आर एंटाइटल्ड टू इंपोर्ट gold, as much more gold as it has been permissible by the foreign trade policy on account of wastage norms, provided we claim that wastage at the time of exporting. अगर हम नहीं क्लेम कर रहे हैं तो हमें वो भी एंटाइटलमेंट नहीं मिलेगा। परंतु अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और शिपिंग बिल में और इनवॉइस में आप ये डालते हैं कि हमने इतना एक्सपोर्ट किया है और इतना हम क्लेम कर रहे हैं ऑन अकाउंट ऑफ वेस्टेज, देन वी कैन इंपोर्ट एक्सपोर्टेड गोल्ड प्लस entitled percentage of gold that has to be claimed as wastage or process loss. So यहां पर एक ये क्रक्स आ गया था कि हमें एंटाइटलमेंट पर जाना है या ऑब्लिगेटरी जो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है, जिसको कि लोगों ने रिवर्स समझ लिया था, क्योंकि 975 पॉइंट समथिंग आप ग्राम में जाओगे तब जाकर के आपका 1000 ग्राम का 2.5% से ऑब्लिगेशन पूरा होगा। 610 मिलीग्राम आपको और ज्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। सो इफ यू कैलकुलेट 975.610 ग्राम by 2.5% wastage thereupon, then the wastage part comes to 24 gram 390 gram, and that sums up to you 1000 grams of gold that you are entitled to import. तो चूंकि यहां पर हम लोग इंपोर्ट पहले कर लेते हैं, इसलिए ये थोड़ा सी समझने में गलती हो गई, इसके पीछे बहुत बड़ी एक भूल चली गई। दूसरा फॉर्मूला टू डिटरमिन 2.2 अबव, जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि ऑब्लिगेशन
को अपने को एंटाइटलमेंट के हिसाब से समझना चाहिए। और ड्यूटी फ्री गोल्ड अलाउड, बैक टू स्लाइड नंबर 3 प्रीता, बैक टू स्लाइड नंबर 3। ड्यूटी फ्री गोल्ड अलाउड टू बी क्लेम्ड एज वेस्टेज प्रोसेस लॉस एज पर पैरा 4.60 ऑफ एफटीपी। तो पैरा 4.60 ऑफ एफटीपी आप लोग सभी वाकिफ हैं। और ये नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए प्रीता, उसमें वेस्टेज नॉर्म्स की टेबल दी हुई है। या तो इस टेबल से मेरे ख्याल में हर एक एक्सपोर्टर वाकिफ है कि हम कौन कौन सी चीज के ऊपर कितना मैक्सिमम वेस्टेज या प्रोसेस लॉस क्लेम कर सकते हैं। I go to the next slide, slide 5, फिक्सिंग ऑफ गोल्ड प्राइस। तो जैसे पहले भी डिस्कस हो गया है, आउटराइट परचेज करते हैं तो फिक्सिंग हमारी पहले हो जाती है परचेज के साथ साथ ही। और अगर लोन रिपेमेंट करते हैं तो या तो एक्सपोर्ट से पहले आप लोन रिपे करके और परचेज कर सकते हैं, या फिर एक्सपोर्ट करने के बाद भी आप लोन का जो गोल्ड है उसको फिक्स कर सकते हैं और फाइनल इनवॉइस रेज कर सकते हैं। Now we come to value addition part. So वैसे पॉलिसी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि आपको मिनिमम कितना वैल्यू एडिशन अचीव करना है, अर्थात जितने डॉलर का गोल्ड आपने खरीदा है उसके ऊपर आपको वैल्यू एडिशन लाना है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर मैंने $100 का गोल्ड खरीदा है तो मुझे $103 देश में लेके आने। एकदम इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अपने को इस फॉर्मूले से मिला के आगे चलना है। तो यहाँ पर जो टेबल के ऊपर जो हेडर है, अंडर स्कीम फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी वैल्यू एडिशन शैल बी कैलकुलेटेड एज पैराग्राफ 4.38 ऑफ एफटीपी, मिनिमम वैल्यू एडिशन शैल बी एज अंडर। और नीचे आप देखिए एंटाइटलमेंट वाला आपको ये आ रहा है। तो ये दोनों चीज को हम लोगों को कोरिलेट करना है कि अगर आप वेस्टेज क्लेम भी करते हैं तो आपका परचेज प्राइस चेंज नहीं होता है। आपने 1 किलो गोल्ड अगर परचेज किया है, 1 किलो का अगर $1000 आपने पेमेंट किया है और वेस्टेज क्लेम करके आपने 975.690 ग्राम इश्यू कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपको बायर $975.61 ही देगा पेमेंट, मगर आपको वहां से लाना है $1035। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि हमारे कलकत्ते के बहुत से एक्सपोर्टरों ने यहां पर गलती की थी और उन्होंने 975 ग्राम गोल्ड एक्सपोर्ट किया, उसकी वैल्यू के ऊपर उन्होंने 3.5% वैल्यू एडिशन डाल दी। और कस्टम्स ऑफिसर भी इसी दिमाग से थे कि नहीं ठीक है 3.5% इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आ गया, बट इट इज नॉट ऑन इनवॉइस वैल्यू, इट इज ऑन द वैल्यू ऑफ योर परचेज सर्टिफिकेट। तो ये हमें बहुत, हाँ यहाँ पे जैसे कि कंटिन्यूशन में और एक क्वेरी है, आपने बताया आपने वेस्टेज को कैलकुलेशन करके आप एक्सपोर्ट करेंगे और रेमिटेंस जब आएगा से 995 ग्राम का है तो आपको 1000 ही लेके आएगा, मीन्स व्हाट एवर द वेस्टेज ग्राम उसके हिसाब से फुल 1 किलो का ही लेके आना है। ये एक चीज है। दूसरा चीज, क्या आपको 1 किलो लिया, उस पे वेस्टेज कैलकुलेशन करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट हम एक्सपोर्ट करते हैं किया, रेमिटेंस 1 किलो का लेके आया, तो हमें ड्यूटी फ्री गोल्ड एंटाइटलमेंट से जैसे कि रिप्लेनिशमेंट में मिलता है या हमारा आउटराइट पे जो ड्यूटी है वो 100% 1 kg के हिसाब से ही रिटर्न होगा ना, या वेस्टेज कट करके वो लोग ये करेंगे? नहीं 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 नहीं, ये मैं पहले प्रश्न का आपको उत्तर देता हूँ। आप इसको ग्राम से मत जोड़िए वैल्यू एडिशन को। आपने 1000 अपने फॉर दी माने सेक ऑफ इजीनेस मैं 1000 ग्राम इन टर्म्स ऑफ 100% गोल्ड ही बोल रहा हूँ, नॉट इन 995। हाँ? आपने 1000 ग्राम गोल्ड इंपोर्ट किया या प्रोक्योर किया, ड्यूटी फ्री गोल्ड प्रोक्योर किया, उसका सपोज $1000 आपने पेमेंट किया, एंड दैट पेमेंट इंक्लूड्स शुड इंक्लूड योर इंटरेस्ट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आपने गोल्ड का पैसा दे दिया और लोन पर लिया हुआ था और प्रोसेस में 20 दिन लगे, 20 दिन बाद आपने गोल्ड फिक्सिंग की और 20 दिन का जो ब्याज है वो भी जोड़ना चाहिए आपको। तो यहाँ पर हाइपोथेटिकली हम ये ले रहे हैं कि ये $1000 जो कॉस्ट है दैट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। तो जितना वैल्यू है आपको वैल्यू के ऊपर जाना है कि वैल्यू एडिशन मेरे को इस पर अचीव करनी है। दोनों को मिला के मत देखिए।
आपने जो गोल्ड प्रोक्योर किया है, एंटाइटलमेंट क्या है वो एक सेपरेट इश्यू है। आप वेस्टेज क्लेम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट अगर हम क्लेम करते हैं वेस्टेज, तो मेरा एंटाइटलमेंट बनता है कि मैंने जितना एक्सपोर्ट किया है उससे कुछ ज्यादा मैं इंपोर्ट कर सकता हूं। वो कुछ ज्यादा है कितना, वो डिफाइन किया हुआ है पीछे वाली स्लाइड में, हमने देखा था 4.60 में, जिसमें की टेबल दी हुई थी, और उस टेबल के हिसाब से हम उतने उस लिमिट तक हम वेस्टेज भी क्लेम कर सकते हैं, आप कम भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, मगर जितनी क्लेम की है उतना गोल्ड आप एडिशनल इंपोर्ट कर सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड योर डिफाइंड वेस्टेज नॉर्म्स। तो इसको आप इस तरीके से देखिए। और दूसरा तरीका, जब आप वैल्यू एडिशन नॉर्म में जाते हैं तो आप उसको भूल जाइए। आप ये देखिए कि आपका परचेज सर्टिफिकेट में डॉलर वैल्यू क्या है। परचेज सर्टिफिकेट में गोल्ड की वैल्यू प्लस इंटरेस्ट की वैल्यू अगर कुछ है, उसको जोड़ करके जो डॉलर वैल्यू हुई है, उस डॉलर वैल्यू पर आपको एज पर टेबल, अगर प्लेन गोल्ड ज्वेलरी तो 3.5%, अगर स्टडेड है तो या मशीन मेड है तो जिस तरह से टेबल में डिफाइन की हुई है, मिनिमम उतना परसेंट आपको रेमिटेंस ज्यादा आना चाहिए, आपकी एफओबी वैल्यू उतनी ज्यादा होनी चाहिए, नॉट सीआईएफ वैल्यू, एफओबी वैल्यू। तो ये, इसको बहुत क्लियरली हमको समझने का जरूरत है। इसको 1000 ग्राम के साथ में मत जोड़िए कि हमको 1000 ग्राम एक्सपोर्ट करना है तो उसके वैल्यू के ऊपर लेना है कि नहीं। आपको 1000 ग्राम आपने प्रोक्योर किया है, आप 980 ग्राम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 20 ग्राम आप इसमें वेस्टेज में क्लेम कर रहे हैं, परंतु $1000 में खरीदा हुआ है आपका। तो अगर $1000 में खरीदा हुआ है तो आपका बायर आपको 980 ग्राम का ही पैसा देगा, 1000 ग्राम का पैसा नहीं देगा। इसके ऊपर आपको उतनी वैल्यू एडिशन लानी है ताकि आप $1035 एफओबी वैल्यू कर सको। दैट मीन्स आपको $55 वैल्यू एडिशन लानी पड़ेगी। इस पर आगे मैंने स्पष्ट किया है, आ रहे हैं हम लोग। तो इज इट क्लियर जीता? यस सर, ये सबका क्वेश्चन था। अच्छा, can someone acknowledge that whether it is clear or not so that we can advance? थोड़ा देखिए किसी का जवाब आ रहा है क्या? सर आप प्रोसीड करिए, मैं ये सारा क्वेरी कोलेक्ट कर लेती हूँ, लास्ट में क्लैरिफाई कर लेंगे। और मैं देखती हूँ कि क्या लिखे हैं। ये लिखा है कि समझ में आ गया? अगर सर वो बोल रहे हैं एक एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल लेके और थोड़ा आगे आ रहा है। So let us go to slide number 7. So now we are dealing specifically with the special examples. So value addition where export is against duty-free gold procured under outright purchase scheme. तो outright purchase scheme में अगर हम procure कर रहे हैं गोल्ड, तो उसका आप देखिए आपका परचेज सर्टिफिकेट कैसा आता है। प्रीथा, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? यस, ये देखिए, ये यस बैंक का एक स्पेसिमेन परचेज सर्टिफिकेट है, आउटराइट परचेज सर्टिफिकेट है। आप देखिए, सपोज एबीसी कंपनी लिमिटेड ने ये परचेज किया है और इसकी टेबल में जाइए, मार्केट प्राइस पर ट्रॉय आउंस $1484.20। ये 1 किलो गोल्ड का, ऊपर देखिएगा आप, 1000 ग्राम ऑफ 1 kg गोल्ड बार 995, ठीक है, और $1484.20 मार्केट प्राइस लगा है, प्लस उनका प्रीमियम जो है, प्लस उनका सेल प्रीमियम है, उसके बाद टोटल प्राइस आया $1485.44, और टोटल प्राइस फॉर 995 ग्राम, इंटरेस्ट इसमें नहीं है। टोटल CIF प्राइस इज $47,551.22। ये आपको ध्यान में रखना है। इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज आप क्या पेमेंट कर रहे हैं? $47,551.22 that you have paid for importing 995 grams of gold in terms of 100% gold। अब इसको देखिए, आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जीता। We have prepared merchandise to be exported and now ये हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। इस एक्सपोर्ट में आप गौर कीजिएगा कि यहां पर हमने वेस्टेज क्लेम नहीं की है। ये पैकिंग लिस्ट राइट साइड में आपके है, 1130.680 ग्राम।
इसको आप 22 कैरेट से अगर 88 फाइन गोल्ड है 880 का, तो 0.88 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 995 गोल्ड आ जाएगा। अब ये आपने टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं एंड यू हैव रेज्ड द इनवॉइस। आपका इनवॉइस वैल्यू देखिए, यहां पर नीचे जो इस इनवॉइस में नीचे टेबल दी हुई है एक छोटी सी 1 2 3 फील्ड में, इसमें ब्रेकअप दिया हुआ है कि आपका गोल्ड वैल्यू क्या है 47,600 समथिंग, मैं देख नहीं पा रहा हूं, तो आप मिलाइए इसको 47,600 something and making charges is 1,900 something. Total that you have realized is 49,000, कितना आ रहा है जरा देखिए, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, 49,829. सो अगेंस्ट द परचेज, इसी टेबल जो नीचे वाली आपने सबसे नीचे वाली टेबल देखी, उसके ऊपर देखिए परचेज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। आपने 47,551 में गोल्ड खरीदा था, तो ये जो डिफरेंस है ये आपका वैल्यू एडिशन आया ऑन 47,551 एंड दैट कम्स टू 4.16%। एकदम लास्ट टेबल में 3 नंबर फील्ड में देखिए आप, 3 नंबर रो में 4.16%। दिस इज in case when we have not claimed wastage, but our value addition norm is as per policy. अब आप नेक्स्ट, इसी को मैंने एक एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड में, स्लाइड नंबर नेक्स्ट 10 नंबर स्लाइड प्रीता, या तो ये सॉरी ये मैंने लिया है आउटराइट परचेज, या नेक्स्ट द एग्जांपल रिलेट्स टू loan repayment before shipment. So if we draw gold on loan और shipment से पहले हमने फिक्सिंग कर दी, तो क्या पोजीशन होती है? तो हमने गोल्ड ड्रॉ किया, आप देखिए यही यहां पर भी 1 किलो का ही ये एग्जांपल है। आपने जो गोल्ड की वैल्यू है 45,374.94 डॉलर, नीचे टेबल में आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ रो में ये टोटल गोल्ड प्राइस है, और उसके बाद आप नीचे आइए, इंटरेस्ट है 17.24 डॉलर, नीचे से चौथी रो, तो टोटल आपका पेमेंट हुआ है इन फॉरेन करेंसी 45,392.18 डॉलर्स। ओके, सो दिस इज योर परचेज प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ रियलाइजिंग वैल्यू एडिशन, नॉट that earlier one 45,374.94 dollars, no, inclusive of interest. Now your export entitlement is the same, export obligation is the same. हेलो, कोई पीछे से कुछ आवाज आ रही है जीता जी? जीता जी, कैन यू टेक केयर ऑफ? ये सही है, मैं देख रही हूँ, हाँ देख रही हूँ। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड, invoice against loan fixed prior to, yes, slide number 11. स्लाइड नंबर 11 में देखिए, इनवॉइस अगेंस्ट लोन फिक्स्ड प्रायर टू एक्सपोर्ट, उसी का एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। तो यहां सेम चीज है, आपने वेस्टेज क्लेम नहीं की है, मगर वैल्यू एडिशन आपको लाना है, तो यहां वैल्यू एडिशन जो आया है वो 4.36% आया है, और दिस इज making charges 1,978 against this purchase of your 45,392. You have realized 47,670.80 dollars inclusive of freight and interest, and 47,370 dollars FOB price. मैं शायद पीछे वाले में भी CIF वैल्यू बोल गया था, आपको उसको FOB वैल्यू समझना है, जो स्लाइड नंबर 9 थी उसमें। तो यहां भी आपको उसी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्क इतना ही है कि यहां पर मैंने इंटरेस्ट को भी कॉस्ट में जोड़ा है, जो कि आउटराइट परचेज वाले में ये नहीं था, ये एलिमेंट। अब इसमें नेक्स्ट आइए आप, इनवॉइस अगेंस्ट लोन फिक्स्ड प्रायर टू लोन फिक्स्ड प्रायर टू एक्सपोर्ट, दो बार आ गया क्या ये? लोन रीपेमेंट बिफोर शिपमेंट, तो सेम थिंग आ गई।
जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, नहीं सर, ये सेम डिस्प्ले हो रहा है। सेम हो रहा है ना? प्रीता, ये 2 बार आ गई, ये स्लाइड 2 बार आ गई क्या? नहीं, है तो अलग अलग। नहीं सर, हाँ, ये भी अगेंस्ट ठीक है। ऑन फिक्स प्राइस एक है और एक फिक्स प्राइस है। या that was bank's purchase Go to the certificate, and fix. this is invoice. Yes. So 11 number slide is regarding the export invoice that we have prepared and achieved the value addition. Am I could I be understood up to this point, sir? I'm asking my audience. अगर कोई एक्नोलेज करें इसको कि यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ें फिर। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। अमित जी ने लिखा है कि यस, सो आई टेक इट। नेक्स्ट, नाउ यू सी दिस प्रोविजनल परचेज सर्टिफिकेट अगेंस्ट unfixed gold rate. Now we have decided not to fix the price before export, so we are exporting before fixing the prices, but we have drawn loan from the bank, Scotia Bank. This is Scotia Bank certificate. So now आपको पहले बैंक को रिक्वेस्ट करना है कि आपको एक प्रोविजनल परचेज सर्टिफिकेट इशू करे बिफोर एक्सपोर्ट, जो कि आप सभी जानते हैं कि वो 3 दिन तक उसकी वैलिडिटी रहती है। तो वो एक नोशनल रेट देकर के आपको एक पीसी दे देते हैं, और उस पीसी के आधार पर हम लोगों को इनवॉइस प्रिपेयर करना होता है। इनवॉइस प्रिपेयर करने का अब जो तरीका है वो सेम है, परंतु एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि फाइनल इनवॉइस के समय आपको वैल्यू एडिशन आना चाहिए। इसमें भी वैल्यू एडिशन नॉर्म आप कंप्लाइंट होने चाहिए, और अगर बाई चांस कोई कारण से मार्केट शूट अप कर गया तो आपको गोल्ड की प्राइस तो आपका बायर दे देगा, परंतु मेकिंग चार्ज आपको बायर बढ़ा के नहीं देगा उस प्रोपोर्शन से। तो आपको ये इंश्योर करना है कि एक बफर आप जरूर रखें, ताकि अगर गोल्ड प्राइस शूट अप कर जाए कोई टाइम में तो भी आपका मेकिंग चार्जेस इतना जोड़ा हुआ है कि वैल्यू एडिशन नॉर्म कंप्लाइंट रहेंगे आप। अदरवाइज आपका वैल्यू एडिशन उसमें शॉर्ट पड़ सकता है और वो एक्सपोर्ट इनवैलिड हो सकता है। तो इसमें हम जो ये प्रोविजनल एक्सपोर्ट प्रिपेयर किए हैं, एग्जैक्टली सेम ऊपर जो एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट इनवॉइस provisional. So we have prepared in the same way as we had prepared in the earlier version. There is no difference. आपका FOB वैल्यू इसमें $44,596 आया है, जबकि परचेज सर्टिफिकेट में आपका दिखा रहा है 42,618। और यूजुअली ये प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट देती है बैंकें, इसमें ये लोग इंटरेस्ट का पार्ट मेंशन नहीं करती है, क्योंकि उस समय ये बोलते हैं कि हमें टाइम लगेगा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, और आप कब फिक्सिंग करेंगे वो भी पता नहीं है। तो आपको वो भी एक दिमाग में रखना है कि इतना इंटरेस्ट इसके आसपास डॉलर टर्म में इंटरेस्ट इतना हो जाएगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपना मेकिंग चार्ज लिखना है, ताकि आप वैल्यू एडिशन नॉर्म के अंदर रहें। ऐसा नहीं कि आपने इसी के ऊपर 3.5% ले लिया और बाद में फिर इंटरेस्ट का जो आपको बिल आएगा तो आपका परचेज सर्टिफिकेट डेफिनेटली इस परचेज प्राइस को क्रॉस कर जाएगा और आपका एक्सपोर्ट इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह के बहुत केसेस हमारे कलकत्ते में हुए हैं, तो इसका भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर आप प्रोविजनल परचेज सर्टिफिकेट पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो दो फैक्टर आपको रखने हैं ध्यान में। नंबर 1, प्राइसेज अगर शूट कर गई तो मेरी मेकिंग चार्जेस उसको कुशन देगी ही नहीं, ताकि मैं कंप्लाइंट रहूं। और नंबर 2, जो इंटरेस्ट है वो कितना लगभग हो जाएगा। आप 20 दिन के बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं या 25 दिन के बाद में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद में 90 दिन मिलता है आपको फिक्सिंग में, तो 90 डेज का मैक्सिमम कितना होता है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हम हमारे बायर की एडवाइस से फिक्सिंग करते हैं, न कि अपने मन से, और बायर उसको खींच सकता है 90 दिन तक। तो उतना आपको दिमाग में रख करके ये इनवॉइस रेज करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्रीता। ये स्लाइड नंबर 14 में आई ना प्रीता? हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so we have done slide number 13 na? Now it is provisional export invoice. Yeah, that is slide 13. Next slide. Now the same thing, we are preparing the final PC post export. So now the buyer tells us
टू फिक्स द प्राइस। अब आप देखिए इसको, जस्ट यू प्लीज कंपेयर विद द प्रोविजनल पीसी अगेंस्ट अनफिक्स्ड गोल्ड रेट। ये 12 नंबर स्लाइड थी आपकी, एक बार 12 पर चले जाइए, पिछली से पिछली में। हाँ, ये प्रोविजनल परचेज सर्टिफिकेट ऑफ स्कोशिया बैंक है। देखिए ऊपर आपका जो लाल शाही से लिखा हुआ है ना, एसएल नंबर 7, एसएल नंबर 6 में जाइए आप, बैक में इसके, इससे सर। बैक वाली में। ओके सर। हाँ, इससे पीछे वाली में जाइए। या तो ये हमें प्रोविजनल परचेज सर्टिफिकेट बैंक ने दिया था, जिसमें आपकी वैल्यू थी $42,618। अब जब आप फिक्स कर रहे हैं, अब आप आ जाइए इसके नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, जिसमें ऊपर लाल शाही से सीरियल नंबर 8 लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रीथा प्लीज गो फॉरवर्ड। सर हो रहा है, 1 मिनट, कुछ इश्यू हो रहा है। ओके। Sir, some issue with my PC. It's not going on. Please wait, sir. हाँ, नो प्रॉब्लम। Sir, some issue is there. हाँ, next. next. Serial number 7. Is it okay? Or next one? 8 में आ जाए, 8 में आ जाए। Okay. Sir, 8 में आ गए। अब देखिए आप, जो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला था सम $42,600 का, यहां पर आपका जब फाइनल ये सर्टिफिकेट बनता है तो ये $42,091 का बन जाता है। ऑब्वियसली रेट घट गई है, तो आप तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट लेकर के भी, जो पीछे आपने मेकिंग चार्ज रेज की थी, उस मेकिंग चार्ज के हिसाब से भी आपका वैल्यू एडिशन परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट इनवॉइस जो आप बना रहे हैं, यहां पर आप देखिए 4.70% आपका वैल्यू एडिशन आया हुआ है। सीरियल, गो टू द नेक्स्ट वन। प्रीथा, नेक्स्ट स्लाइड। सीरियल नंबर 9। यस, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी गोल्ड रेट गिर गई है और परचेज सर्टिफिकेट आपका लो वैल्यू का हो गया जब फाइनलाइज हुआ तब। मगर अब इससे आगे बढ़िए प्रीथा, वो केस लेते हैं अपने जहां पर आपका फाइनल परचेज सर्टिफिकेट हाई प्राइस का हो जाता है। यस, इसमें देखिए आपके रेट बढ़ गए हैं और इस परचेज सर्टिफिकेट की वैल्यू आप देखिए जो आ रही है वो $43,371.52 आ रही है। ये डॉलर वैल्यू ले रहे हैं अपने। आप नीचे से सेकंड रो देखिए परचेज सर्टिफिकेट का, टोटल प्राइस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ लोकल टैक्सेस इन डॉलर टर्म्स, तो ये 43,371 आ रही है। और जबकि हमारा पहले 42,000 समथिंग आ रहा था परचेज प्राइस, 42,618 एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, जब हमने प्रोविजनल एक्सपोर्ट किया था। मगर ये जंप कर गई प्राइस और 43,371.52 आ रही है। अब हमें जो इनवॉइस होगा वो ये 43,371.52 के ऊपर वैल्यू एडिशन कंप्लाइंट इनवॉइस अपना बनना चाहिए। और ये नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए,
प्रीथा नेक्स्ट प्लीज। हेलो हेलो, yeah. Next slide. So here FOB value that we have achieved is $45,350. और एकदम नीचे वाली जो छोटी सी टेबल है उसको देखिए, यहाँ पर आपने परचेज प्राइस क्या लिखा है, 45,000 समथिंग, जो कि पीछे वाली स्लाइड में आपने देखा था 43,000 समथिंग, 43,371। और आपने टोटल रियलाइज्ड वैल्यू जो FOB वैल्यू आपने दी है वो 45,000 समथिंग है। इट कम्स टू 4.16 or 66%, whatever be. I can't read it properly because I am working from my iPhone, so the fonts are very small. तो ये आपकी कंप्लाइंट होगी। अब हम इसमें वेस्टेज पार्ट में चलते हैं अंदर। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर पता नहीं कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आप खाली बोल दीजिए कि यस कर रहे हैं। तो नहीं, मुझे ऐसा एहसास होता है कि शायद मेरी आवाज ही नहीं जा रही होगी, क्योंकि शुरू में थोड़ा ग्लिच था। हाँ थोड़ा ग्लिच था ना शुरू में। मैं नेक्स्ट पेज कर रही हूँ पर वो जा ही नहीं रहा है। So somebody is asking what is the Vestige norm for studded jewelry and also the value addition norm for studded jewelry. Yeah, that is very evident into the foreign trade policy, and we can again in the next slide you will be seeing it. That will be very clear. उसमें दोनों टेबल दी हुई है, वैल्यू एडिशन नॉर्म क्या है और वेस्टेज नॉर्म क्या है। यस, तो मेरे ख्याल में मेरे मित्र को ये उत्तर मिल जाएगा इस स्लाइड में। इसको इसके दो पार्ट है, देखिए दाएं और बाएं दोनों एक साथ ला सकते हैं आप, या फिर इसको पहले डील कर लेते हैं फिर इसको आप बाएं ले लीजिएगा। ये विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद, क्या लिखा है गोल्ड लॉस 2.5%। सेम क्वेश्चन आस्किंग। अच्छा, हाँ तो ये इसमें आ जाएगा। अभी ये देखिए वैल्यू एडिशन का ये आ गया, थोड़ा सा ऊपर लेंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे प्रीता। नहीं ये तो आप आगे बढ़ गई। हाँ और थोड़ा इसको लेफ्ट लीजिए। हाँ ये तो वैल्यू एडिशन वाली है, इसके देखिए आप बाजू में ही वेस्टेज नॉर्म वाली भी टेबल है। गो टू द, हाँ स्क्रीन छोटा कर आ जाएगा। गो टू द स्क्रीन छोटा कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं। गो टू द प्रीवियस स्लाइड, बस उस पे रहने दे और थोड़ा सा ड्रैग करने के लिए है उधर। यहाँ पे मुझे फुल स्क्रीन है, मुझे नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं है, मैं सुना देता हूँ। प्लेन गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ज्वेलरी and articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads, imitation stones, except in studded form of jewelry. ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। except in studded form of jewelry 3.5% मिनिमम वैल्यू एडिशन है। अगर आपने एक सीजेड एक पीस लेकर के वो उसको स्टडिंग कर दी, उसको सेटिंग करवा ली, तो ये 3.5 में नहीं आएगा, वो आपका स्टडेड ज्वेलरी में गिना जाएगा। मगर उसको पेस्ट कर दिया तो ये 3.5 में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हम लोग बहुत सी ज्वेलरी ऐसी बनाते हैं जिसमें बहुत चीप स्टोन लगते हैं, जिनकी बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू होती है, और यूजुअली पेस्टिंग करके या फिर थ्रेडिंग करके जैसे मोती वगैरह डालते हैं। मगर उसी को अगर आपने सेट करवा दिया मैन्युअली या मैकेनिकली, तो फिर वो स्टडेड में गिना जाएगा। उसके बाद में दूसरी ऑल टाइप ऑफ स्टडेड गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर ज्वेलरी, उस पर
6% वैल्यू एडिशन आपको अचीव करना है। और एनी ज्वेलरी और आर्टिकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय फुल्ली मैकेनाइज्ड प्रोसेस, उसमें 2%। तो इसमें जिस तरह चेने हैं मशीन मेड या मशीन मेड बैंगल्स है, इस तरह के आइटम्स पड़ते हैं। और उसके बाद गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम मेडलियंस एंड कॉइन्स, इन पर 1.5%। और गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम फाइंडिंग्स, माउंटिंग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मैकेनाइज्ड प्रोसेस, उसमें 2.5% वैल्यू एडिशन अचीव करनी है। और इसी तरह 4.60 में जो वेस्टेज नॉर्म डाली हुई है, वो पहले अपने एक बार डिस्कस कर चुके थे, दोबारा मैं इसको ले आता हूं। 4.60 plain jewelry of articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads, imitation stones, zirconia, cubic zirconia, diamonds, precious semi precious stones, ये अगर लगे हुए हों अनस्टडेड फॉर्म में, तो गोल्ड और प्लेटिनम पर 2.5% आपको वेस्टेज मिलेगी। यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम 2.5% इंपोर्ट मोर देन व्हाट यू हैव एक्सपोर्टेड। और अगर सिल्वर है तो इस पर 3.2%। नेक्स्ट में स्टडेड ज्वेलरी को डिफाइन किया है। स्टडेड ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स देयरऑफ, इन पर आपको 5% वेस्टेज क्लेम करने का एंटाइटलमेंट है। सिल्वर में भी 5% वेस्टेज क्लेम करने का एंटाइटलमेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो माउंटिंग्स एंड फाइंडिंग्स मैन्युफैक्चर्ड बाय नॉन मैकेनाइज्ड प्रोसेस इंडिजिनसली। तो माउंटिंग फाइंडिंग के ऊपर आपको गोल्ड प्लेटिनम में 2.5% और सिल्वर में 3.2% एंटाइटलमेंट मिलता है वेस्टेज क्लेम करने का। एनी ज्वेलरी आर्टिकल मैन्युफैक्चर्ड बाय ए फुल्ली मैकेनाइज्ड प्रोसेस एंड अनस्टडेड, तो इस तरह की अगर कोई चीज है तो उसमें 0.9% आपको एंटाइटलमेंट है गोल्ड और प्लेटिनम में, और इक्वली 0.9% ही सिल्वर में। उसके बाद फिर माउंटिंग्स, वेदर इंपोर्टेड और इंडिजिनसली प्रोक्योर्ड और मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड इन स्टडेड ज्वेलरी, इन पर चाहे सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड सब पर यूनिफॉर्म है 1.8%। नेक्स्ट गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम मेडलियंस एंड कॉइन्स, एक्सक्लूडिंग कॉइन्स ऑफ नेचर ऑफ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर तो आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं और उसको बनाना भी गैर कानूनी है। और न उसको अगर लीगल टेंडर आपने मार्केट से भी इकट्ठे कर लिए और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम के मेडलियन या कॉइन्स जो कि ऑब्सोलेट हो चुके हैं, इस तरह के कॉइन्स, तो वो 0.2% आपको एंटाइटलमेंट मिलता है। और फाइंडिंग्स एंड माउंटिंग्स जो कि मैकेनाइज्ड प्रोसेस से आप कर रहे हैं, उनमें 0.9% का आपको एंटाइटलमेंट मिलता है। तो मेरे ख्याल में ये वेस्टेज नॉर्म और वैल्यू एडिशन नॉर्म की परसेंटेज ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सबको क्लियर होगा। अब वैल्यू एडिशन कैलकुलेशन यहां पर आ गया। नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये वैल्यू एडिशन कैलकुलेशन वैसे बहुत क्लियरली लिखा हुआ है अपनी इसमें हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स में, पैरा 4.61 में। और ये एक इक्वेशन भी उन्होंने दी है, वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय 100, वेयर a इज इक्वल टू FOB वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट रियलाइज्ड and or for value of supply received, or B is value of inputs including domestically procured such as gold, silver, platinum content in export product plus admissible wastage, along with value of other items such as gemstones etc. wherever gold has been gemstones etc. Wherever gold has been obtained on loan basis, value shall also include interest paid in free foreign exchange to foreign supplier. यहां पर भी एक ऐसा वर्डिंग है ये बी का, जो कि बड़ा मुझे लगता है कि इसको रिवाइज करवाना जरूरी है, अमेंड करवाना, और इसके लिए बहुत बार लिख भी चुके हैं हम लोग, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मगर लबोलवाब ये है कि अगर आप डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड कोई भी चीज गोल्ड के साथ में लगाते हैं, सपोज मोती आप ले रहे हैं डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड है, डायमंड ले रहे हैं डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड है, कलर स्टोन जेम स्टोन्स ले रहे हैं कलर के, या सेमी प्रेशियस ले रहे हैं वो भी डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड है, तो उसके वैल्यू एज पर दिस पॉलिसी आपको गोल्ड वैल्यू अलग लिखनी पड़ेगी इनवॉइस में, और जो कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू, प्लस जो डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड जेम स्टोन्स वगैरह हैं उसकी वैल्यू आपको अलग लिखनी पड़ेगी। मगर वैल्यू एडिशन हमें उन दोनों के ऊपर एग्रीगेट वैल्यू जो है उसके ऊपर लेनी पड़ेगी। हालांकि ये टेक्निकली ये मुझे सही नहीं लगता है, क्योंकि जो चीज डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड है उसके ऊपर ऑलरेडी हम ड्यूटीज, टैक्सेस, एवरीथिंग इज पेड देयर अपॉन, और
ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अगर 100 ग्राम की एक बैंगल बनाई है जिसका सपोज $1000 गोल्ड वैल्यू है, और उसमें आपने आधा डॉलर का एक स्टोन अगर सेट कर दिया, तो उसके ऊपर आपको पूरे के ऊपर आपको उसके सहित पैसा लेना पड़ेगा। तो ये चेंज होना जरूरी है मेरे ख्याल में, मगर एज ऑन डे दिस स्टैंड्स। तो अगर आप स्टडेड या साथ में कोई चीज पेस्टेड कुछ भी भेज रहे हैं, तो उसकी जो कीमत है, तो आपको गोल्ड प्राइस एज पर योर परचेज सर्टिफिकेट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट प्लस द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड इनपुट्स, सारे के ऊपर उतना पैसा तो आना ही चाहिए, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन की परसेंटेज जोड़ करके उतना पैसा आपको आना चाहिए। और ये जो दी हुई है इनकी इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू बी, ये वही आती है एफओबी वैल्यू, उसको आप डिवाइड करते हैं परचेज प्राइस से मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज निकल जाएगी। तो इट इज नॉट ए बिग थिंग, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मगर हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये रहना चाहिए कि मेरी परचेज प्राइस है वो डिटरमिन करेगी कि मेरा वैल्यू एडिशन कितना आएगा, न कि मेरी एक्सपोर्टेड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड और उसकी परचेज प्राइस। नो, द गोल्ड दैट आई प्रोक्योर्ड, दैट एंड द वैल्यू दैट आई पेड फॉर दैट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, प्लस अगर कोई डोमेस्टिकली प्रोक्योर्ड चीज साथ में जा रही है तो उसकी वैल्यू भी, तो उनके ऊपर मुझे वैल्यू एडिशन लेनी है। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू एवरीबॉडी। We can go to the next slide. There I have compared in a table. Thank you, Rohit. So next table is, here you see there is a comparison. In 1 to 3rd column, we have shown, it has been shown that there is no interest part in it. And the 4th column is regarding the value in US dollars. So we assume that value and quantity of gold drawn in terms of 100% of fine gold, 1000 gram of gold we procured, and we paid $1000 for that to the bank. Now gold content equivalent to pure gold in the jewelry exported. Now suppose I am claiming wastage up to the full extent. So what the Calcutta exporters, many Calcutta exporters erred, that they calculated 2.5% on 1000, that was 25 ग्राम, और उस 25 ग्राम को उन्होंने इसमें से घटा करके 975 ग्राम एक्सपोर्ट कर दिया। बट नो, आपको जितना एक्सपोर्ट किया है उसके ऊपर 2.5% कैलकुलेट करके और दोनों को जोड़ के देखना है कि 1000 ग्राम आता है कि नहीं, क्योंकि आपका एंटाइटलमेंट आपका एक्सपोर्ट की क्वांटिटी निर्धारित करती है, न कि आपकी प्रोक्योरमेंट की क्वांटिटी। तो मेरी एक्सपोर्ट क्वांटिटी वो होनी चाहिए जिस पर 2.5% कैलकुलेट करने के बाद में मैं 1000 ग्राम ला सकूं, तो वो क्वांटिटी 975.610 ग्राम आती है। अगर मैं इतना एक्सपोर्ट करता हूं तो उस पर 2.5% से आप नंबर 3 वाली रो देखिए, 24.390 ग्राम में वेस्टेज क्लेम कर सकता हूं। सो माय एक्सपोर्टेड क्वांटिटी इज 975 पॉइंट समथिंग, एंड क्लेमेबल the claim that I have done on account of wastage is 24.390. So that added together, that will come to 1000 gram. So here my export obligation is complete. Now we come to the value addition norm. So $1000 हमने पेमेंट किया at the time of purchase, but my buyer will give gold price only for 975.610 gram, that is इक्वल टू $975.61, क्योंकि हमने 1 ग्राम का $1 पकड़ा है वैल्यू। तो आप गोल्ड की प्राइस उससे रियलाइज सिर्फ $975.61 ही कर सकते हैं, परंतु आपको $1000 के ऊपर 3.5% लाना है, दैट मींस $1035 आपका एफओबी वैल्यू होना चाहिए। इसलिए आपकी वैल्यू एडिशन जो कि रो 5 में दिखाई है $59.39 होनी चाहिए। सो $59.39 added with 975.61 cent, that adds up to $1035, and then you are compliant with the policy. I think this makes it very clear. So we go next. In the next slide, we have taken this example with the interest. Here there is no interest part. In the next slide, we go for interest part. So go to next slide, Pritha.
अच्छा प्रीथा, ये स्लाइड मुझे आधी अधूरी दिखाई दे रही है। नो नो नो, इससे इससे पीछे वाली में, सॉरी, हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये स्लाइड जो मुझे आधी दिखाई दे रही है, तो क्या सभी को आधी ही दिखाई दे रही है या सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रही है आधी? नहीं सर, फुल दिखाई दे रही है। सब फुल देख रहे हैं ना? हाँ, अदरवाइज तो फिर समझ नहीं पाएंगे। हाँ, मेरे पास तो प्रिंट लिया हुआ है, तो मैं उसको देख करके बात कर रहा हूँ। या थैंक यू जेम्स। अब ये इसी टेबल को हमने सामने लिया है, मगर इसमें एक इंटरेस्ट का एलिमेंट भी जोड़ा है। तो आप देखिए रो नंबर 2, सेम 1000 ग्राम गोल्ड वी हैव ड्रॉन and $1,000 we have paid for that, for the gold value, and interest as per the final purchase certificate is $10. So now I will have to calculate my value addition achievement on the basis of $1,010, not on $1,000. So that means 1,010 multiplied by 3.5%, it should come to $1,045.35, provided I am claiming wastage to the full extent. That means 2.5% on the quantity of gold exported. I again emphasize here, not on the quantity of gold procured, but on the quantity of gold exported. So I exported 975.61 grams. My buyer will pay gold price only $975.61, but I will not be policy compliant until I realize a sum of $69.74 as per the row 6 from my buyer. That adds up to the FOB value of $1,045.35. Then I am perfectly compliant, because on the cost of $1,010, I have achieved 35.35 cents as value addition. That comes to 3.5%. We go to the next one that we have already discussed, and I think next to that is agency commission. Entitlement we have already discussed. Agency commission next. Next one. Yes, this is agency commission. So I do not think that we people pay any commission to any agent overseas. But in case if we are paying any commission, that should be reflected into the invoice, and that will not be calculated as that will have to be deducted from your FOB value for the purpose of value addition norms. Okay, that means आपका FOB value कम हो जाएगा अगर आपने $1000 में एक्सपोर्ट किया है FOB वैल्यू, मगर आपको एक कमीशन एजेंट को $5 देना है, तो आपको 1005 से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. Next, conversion of purity and fineness. I think I need not dwell upon this thing, because everybody of us knows how to calculate the pure gold, purity of the gold and fineness of the gold. And next slide is endorsement on shipping bill and invoice. This must be taken into consideration, that sometimes what happens that you are claiming wastage, but you have not mentioned it explicitly into your invoice, that you have procured this much of gold against which you have exported this much, and the balance gold, that the balance has been claimed by you as a process loss or wastage. So that must be explicitly, endorsement should be there on the invoice. Otherwise that will be calculated as short export. Suppose मैंने 1000 ग्राम गोल्ड ड्रॉ किया और 975.610 ग्राम एक्सपोर्ट कर दिया, but I did not give an declaration in the invoice to that effect that 24.390 gram I have claimed as wastage. In that case, what happens in future, it might be treated as a short export, and we may be facing a show cause memo for non-export. And the same thing should also find endorsement in the shipping bill as well. And I think we are complete. And any questions if there, I think you can raise, and I will try to explain to the best of my ability.
This is conditions of export that is obligatory on the part of the customs officers, that they will have to check actually every document is in order and endorsements are there. या ये मंजू जी ने किसी ने लिखा है कि ये 20 मिनट पहले ही इन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप जीता जी से भी कांटेक्ट कर सकती हैं और मेरे से डायरेक्ट भी कर सकती हैं, तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे. Yeah, you can get this PPT file, no problem. It is in for the benefit of our exporters, and definitely, Arpan, anybody who wants to get this PPT file, you can share it. Thank you, Arpan. Dear participants, please raise your question to the chat box. Duty drawback export. Don't wave the hand because. Yeah, there is one question. Any difference with regard to duty drawback exports? No, there is no difference as far as the wastage norm and value addition norms are considered. What agency, Amit, you are asking for? Sir, can you suggest any agency? Yeah, Bharat Kumar ji wants how to get in touch with. सर शायद ये गोल्ड सप्लायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेम लाइक एमएमटीसी, नॉमिनेटेड एजेंसी, एसबीआई, स्कोश, हाँ आईसीआईसीआई अभी नया शुरू किया है, लोन बेसिस पे दे रहा है, और यस बैंक भी दे रहा है, डीआईएल दे रहा है. So they can directly ask to the council through by sending a mail, so that council can reply all these questions. Okay. If there is any technical question, you please take this opportunity to ask the question to our speaker, Pincha ji. Yeah, I'm giving my mobile number. A few people have asked that how can we contact you. So my cell number is sir, there is a question. Hello. Somebody is asking, we have not considered interest element in value addition in one export. Thus, bank is not realizing duty. So, any suggestion to go for it? They have not considered interest part. Why? That means उन्होंने बिना इंटरेस्ट को कैलकुलेट किए ही वैल्यू एडिशन माने उनकी शॉर्ट हो गई, अचीव नहीं हुई, यही कहना चाहते हैं ना वो. और बैंक उसको क्या कहना चाह रही है? वैल्यू एडिशन, यस सर, वो जब वैल्यू एडिशन कैलकुलेशन किया, बैंक पार्ट को छोड़ दिया, तो उनको शॉर्टेज हो गया, उनका नॉर्म्स फुलफिल नहीं हो पाया, तो अभी वो ड्यूटी रिलीज नहीं हो रहा है, क्या करना है? अच्छा, ये कहाँ का है क्वेश्चन, कौन से स्टेशन से है ये? वो मालूम नहीं पड़ेगा. अगर कलकत्ते का है तब तो देखिए इसका सॉल्यूशन हो गया है, और यही फॉर्मूला उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा. और ये कब का एक्सपोर्ट है उनका, रिसेंट है या कोई पुराना है? और कैसा इंडोर्समेंट इन्होंने दिया था इनवॉइस पर, वो देखना पड़ेगा. बट देयर इज सॉल्यूशन टू दैट. और अगर भाई साहब सुन रहे हैं तो आप जीता जी से कांटेक्ट कर लीजिएगा. कलकत्ते में इसी तरह के केसेस हुए थे जिनके बारे में हमने पूरा का पूरा प्रोसेस सेट करवाया है मेंबर कस्टम्स और डीजीएफटी से मिलकर के. तो वो उसी हिसाब से एक माइल्ड इसमें ड्यूटी लग रही है, तो आपको भी वो मिल जाएगा उसी में उसका बेनिफिट. Any more questions? Yes, we will provide the speakers' contact details as well as council's contact person's details. Don't worry. Sir, then we have to go for the GST session, sir. हाँ, अब आप GST ले लीजिए. So it is requested to Hina ji, please join the. Yes, thank you, Hina ji.
let's start the GST details, documentation, and whatever the issues related to GST claim. So participant now, Hina Gandhi from VA Parikh is with us, and she will take the GST. हिना जी, आपको रिक्वेस्ट है, आप हिंदी में प्लीज बोलिए, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट के यही रिक्वेस्ट है. Sure, Jita ji. Namaste. Good afternoon to everybody. I'm going to take documentation which is required. GST के अंदर documentation जो required है वो हम ले रहे हैं. Let me share the screen. Okay. GST के अंदर जो हमें असेसमेंट करना है वो सेल्फ असेसमेंट दिया गया. जिस तरह से हमें हमारे हिसाब से होता है मंथली या क्वार्टरली रिटर्न करना है, तो अपने ही हिसाब से हमें टैक्स कैलकुलेशन करना है और पे करना है. सो कंप्लायंस वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट करते हैं, दैट इज थ्रू स्क्रूटिनी ऑफ रिफंड क्लेम, रिटर्न्स, ऑडिट जहां एप्लीकेबल है, और इन्वेस्टिगेशंस है. सो गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर डॉक्यूमेंट्री चेक से कंट्रोल कर रहे हैं रादर देन फिजिकल कंट्रोल. इस टैक्स पेयर के ऊपर कुछ अकाउंट और कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, कुछ अकाउंट्स और अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए ऑब्लिगेशन दिया गया है. लेट्स सी. इस पर सेक्शन 35 और रूल के हिसाब से एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं. अगर आपके सर्टिफिकेट के अंदर, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में एक से ज्यादा प्लेस दिखाई गई है, तो प्रिंसिपल प्लेस के ऊपर रखने के साथ साथ जो पर्टिकुलर प्लेस के रिकॉर्ड्स है वो पर्टिकुलर प्लेस पे रखने हैं. और ये रिकॉर्ड्स, ये अकाउंट्स हम इलेक्ट्रॉनिक मैनर में भी रख सकते हैं. और सेक्शन 35 के हिसाब से जहां भी एप्लीकेबल हो वहां ऑडिट भी जरूरी है. अभी देखते हैं कौन कौन से अकाउंट्स और रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है और वो किनको मेंटेन करना है. रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, रजिस्टर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, इसमें जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया गया है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ रॉ मटेरियल, पॉलिश मटेरियल. इसमें मंथली रिकॉर्ड्स रखना है. अब कितना क्या यूज हुआ है, कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितनी गुड्स उसका यूटिलाइजेशन हुआ है और कितनी सर्विस ली गई है, और ये मैन्युफैक्चरर को रखना है. परचेज रजिस्टर, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन को परचेजेस की डिटेल रखना है, इंक्लूडिंग इंपोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है. सेल्स रजिस्टर, अकाउंट्स ऑफ ऑल सेल्स मेड इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट. सारे रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स जिसमें एक्सपोर्ट भी आ जाता है वो पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के लिए मेंटेन करना है. स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर सारे रजिस्टर्ड पर्सन को इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरर को रखना है. इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, रिसीट, सप्लाई, गुड्स लॉस्ट, गुड्स स्टोलन, मतलब कोई माल चोरी हो गया या गुम गया या किसी भी तरह से उसका राइट ऑफ कर दिया है या फ्री गिफ्ट के हिसाब से दिया है या फ्री सैंपल के हिसाब से दिया है, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक. ये हमें रॉ मटेरियल और फिनिश स्टॉक, स्क्रैप और वेस्टेज, ये सबके साथ रखना है. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमें ली है
उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जहां भी हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, ये सब रजिस्टर्ड पर्सन को रखना है, एक्सेप्ट जो रजिस्टर्ड पर्सन अपना टैक्स रूल 10 के हिसाब से पे करते हैं, मतलब कि कंपोजिशन डीलर। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जीएसटी लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स के सामने आउटस्टैंडिंग आउटपुट टैक्स के सामने जो हमें इनपुट टैक्स क्लेम करना है, जो हमें एडजस्ट करना है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है। आउटपुट टैक्स पेड, जीएसटी पेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। सेक्शन 35(1) के हिसाब से हमें दूसरे भी रिकॉर्ड्स रखने हैं। सप्लायर जो सप्लाईज जो हमें रिवर्स चार्ज में जिसका हमें पेमेंट करना है, वो सब रजिस्टर्ड पर्सन को रखना है। इनवॉइसेस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चैलेंज, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट, रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर और ईवे बिल जहां एप्लीकेबल है, वो सब कुछ रखना है। अ सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव, माल के सामने अगर एडवांस कुछ आता है तो उसका सेपरेट रिकॉर्ड रखना है। वो हमने एडजस्ट किया या वापस रिफंड कर दिया, उसका रिकॉर्ड रखना है। नाम, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सप्लायर जिससे हमें माल और सर्विसेज आई है। कंप्लीट एड्रेस ऑफ कस्टमर्स, कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस जहां माल रखा गया है, इवन माल जहां स्टोर हुआ है ड्यूरिंग ट्रांजिट, उसका भी हमें एड्रेस वगैरह रखना है। सेक्शन 35 के हिसाब से कमिश्नर को नोटिफाई किया गया है कि वो टैक्सेबल पर्सन के लिए जहां भी जरूरी है वो एडिशनल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए या एडिशनल डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो लोग हमें बता सकते हैं और वो हमें इंसिस्ट कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का डॉक्यूमेंट कहीं और दूसरी जगह पे है तो वो भी रजिस्टर्ड पर्सन का ही माना जाएगा और उसके ऊपर जो रजिस्टर्ड पर्सन के डॉक्यूमेंट्स है उसी तरह से उसके स्टेप्स माने जाएंगे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन का माल उनकी रजिस्टर्ड प्लेस या सर्टिफिकेट पे मेंशन किए गए दूसरे एड्रेस की जगह पे प्रॉपर वैलिड डॉक्यूमेंट के सिवा कहीं मिलेगा तो वो सप्लाई मानी जाएगी। जो पर्टिकुलर रजिस्टर्ड पर्सन का माल है उसने सप्लाई की हुई सप्लाई मानी जाएगी, मतलब कि सेल्स माना जाएगा और कॉमन लैंग्वेज में, और उसके ऊपर टैक्स लिया जाएगा। दूसरा, जैसे अभी बताया कि स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमें अलग तरीके से रखने के लिए बोला जा सकता है, तो एज पर सर्कुलर नंबर 108 कंसाइनमेंट के लिए हमें सेपरेट रिकॉर्ड रखने के लिए बोला गया है। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ जेम ज्वेलरी के लिए है, सो दूसरे रिकॉर्ड जो दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए है वो इसमें कंसिडर नहीं किए गए। सेंडिंग टेकिंग द गुड्स आउट ऑफ इंडिया, हम लोग जो माल एग्जीबिशन के लिए या कंसाइनमेंट के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन के कंसाइनमेंट बेसिस पे एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आउट ऑफ कंट्री लेके जाते हैं, उसके लिए ये जो फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है उसके हिसाब से हमें सेपरेट रिकॉर्ड रखना है। जैसे कि फोलियो नंबर है, डिस्क्रिप्शन माल का, कितनी क्वांटिटी है, वैल्यू पर यूनिट, मतलब हमारे इसे वैल्यू पर कैरेट या वैल्यू पर पीस, और टोटल वैल्यू, डेट ऑफ रिमूवल, डिलीवरी चलन नंबर, शिपिंग बिल नंबर, डेट ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स सप्लाई, इनवॉइस। ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो है जहां हमने भेजा, राइट साइड में ऑलमोस्ट सारी वही डिटेल है जो
वापस माल हमें इंडिया में आया। ये एक बात बताना जरूरी है कि कंसाइनमेंट पे भेजा गया माल 6 महीने के अंदर वापस इंडिया में आ जाना चाहिए, अदरवाइज ये एक्सपोर्ट माना जाएगा। और अगर उसके बाद 6 महीने के बाद इंडिया में वापस आता है तो वो इंपोर्ट माना जाएगा और उसके ऊपर जो भी ड्यूटी है वो भरनी पड़ेगी। यहाँ दूसरी और कोई इंडस्ट्री का हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम कुरियर एजेंसी का मुझे लेना जरूरी लग रहा है। कुरियर एजेंसी ट्रांसपोर्टर्स अगर वो लोग रजिस्टर्ड है या नहीं है, उनको कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए बोला गया है, जैसे कि रिकॉर्ड्स ऑफ कंसाइनर, जो माल देता है, वहां जहां माल डिलीवर करना है, क्या माल दिया गया, कभी माल दिया गया, स्पेसिफिक मूवमेंट किस तरह से हो रही है, किसने माल रिसीव किया, वो सारा रिकॉर्ड उनके पास रखना है। इसका मैं इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें यहाँ पे क्यों जरूरी है। अकाउंट्स और रिकॉर्ड जो हमें मेंटेन करना है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं एज पर रूल 57। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब जैसे हम सब लोग सॉफ्टवेयर में अभी मेजॉरिटी डेटा हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। वो जैसे दूसरे अकाउंट्स के लिए बताया गया उस तरह से ये रिकॉर्ड भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे होना चाहिए, और जहां पे रिलेटेड प्लेस ऑफ बिजनेस है जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है वहां पे वो अवेलेबल होना चाहिए। ये रिकॉर्ड का प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। जब भी कोई डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट हमसे वो डिमांड करते हैं तो हमें वो प्रोड्यूस करना है, उसका पासवर्ड हमें देना है, उसका कोड हमें देना है, और ये रिकॉर्ड है वो प्रॉपर ऑथेंटिकेट होना चाहिए विथ डिजिटल सिग्नेचर। अगर कोई भी रिकॉर्ड इरेज नहीं होना चाहिए, इवन मैन्युअल रिकॉर्ड, या एडिट नहीं होना चाहिए या ओवरराइट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट अगर सिर्फ क्लेरिकल एरर की वजह से कोई गलती है तो ठीक है, अदरवाइज उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, पूरा ऑथेंटिक वे में उसकी करेक्ट एंट्रीज पास होनी है। और अगर जब भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसका हमें डिलीट और एडिटेड एंट्री का हमें लॉग मेंटेन करना मैंडेटरी है। ये सारे रिकॉर्ड हमें कब तक रखने हैं? अगर रिवीजन की या कोई भी तरह से कोई भी अपील है इन्वेस्टिगेशन की, डिपार्टमेंट ने चाहे फाइल की हो या चाहे असेसी ने फाइल की हो, तो वो ऑर्डर आने के बाद 72 मंथ्स, ऑर्डर आने के बाद 1 साल या 72 मंथ्स, जो भी लेटर है, दो में से जो ज्यादा है तब तक रखना है। या नॉर्मल सिचुएशन में एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट के बाद 72 मंथ्स यानी कि 6 साल तक रखना है। सपोज हम लोग 2020 और 1920 का ईयर देखें तो उनकी रूटीन एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट होगी 31 दिसंबर 2020। तो यहां से शुरू होके 6 साल तक हमें इसका रिकॉर्ड रखना है। ये तो हमने अकाउंट्स वगैरह देखा। अभी जीएसटी के लिए कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन है जो हमें रखना है, जैसे कि इनवॉइसेस एज पर सेक्शन 31 में इनवॉइस किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नहीं, क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से इनवॉइस के फॉर्म में हमें डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, और एज पर जीएसटी सीजीएसटी रूल 2017 के हिसाब से ये कुछ लिस्ट है। जैसे कि टैक्स इनवॉइस है जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होना है, वो एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इश्यू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट इनवॉइस ये 0 रेटेड सप्लाई के लिए है। रिवाइज्ड इनवॉइस ये न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए है। अगर
हमारा क्राइटेरिया में आ जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और सर्टिफिकेट आने के बीच का पीरियड में जैसे ही हमने कलेक्ट किया और सर्टिफिकेट आया, हमें एक रिवाइज इनवॉइस इशू करके उसके ऊपर रिस्पेक्टिव जो टैक्स आता है वो हमें पे कर देना है और एक रिवाइज इनवॉइस इशू करना है। बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर अगर एडवांस अमाउंट आता है, रिफंड वाउचर अगर एडवांस अमाउंट जब भी रिटर्न करते हैं, सेल्फ इनवॉइस आरसीएम में अगर पेमेंट करने का हमें आता है तो पर्टिकुलरली वो पॉइंट के लिए सेल्फ इनवॉइस इशू करना है। पेमेंट वाउचर अंडर आरसीएम में पेमेंट करने के लिए सप्लायर को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट प्राइस एडजस्ट करने के लिए, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन इनवॉइस, डिलीवरी चलन, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस। अभी इनवॉइस जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके लिए जो एक प्राइमरी एविडेंस है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है कि इसके ये सप्लाई हुआ। इनवॉइस से हमारा सप्लाई जो पर्टिकुलर चीज होती है उसका टाइम, प्लेस और सर्विसेज का ये प्रॉपरली उसका हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसका प्रॉपरली हम एनफोर्स कर सकते हैं। इसी के लिए जब भी इनवॉइस गलत बनाते हैं उसके लिए बहुत पेनल्टी है, या माल के बगैर इनवॉइस इशू की जाती है या इनवॉइस के बगैर माल भेजा जाता है, सप्लाई की जाती है, वो भी उसपे भी काफी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन लेविएबल है। इनवॉइस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हम इनपुट टैक्स ले सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, टैक्स इनवॉइस सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है जो टैक्स गवर्नमेंट के बिहाफ पे कलेक्ट करता है और वो सामने गवर्नमेंट को पे करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है रिसिप्ट वाउचर एंड रिफंड वाउचर। रिसिप्ट वाउचर अगर एडवांस पेमेंट आता है गुड्स के लिए या सर्विसेज के लिए तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर इशू करना कंपलसरी है। अगर वो सामने इनवॉइस के सामने एडजस्ट हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये रिफंड होता है, जब ये एडवांस रिपेड होता है वो टाइम पे रिफंड वाउचर इशू करना कंपलसरी है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट जब भी किसी चीज की वैल्यू, कोई इनवॉइस की वैल्यू लेस जो है एप्लीकेबल है उससे लेस की गई हो, यानी कि गलती से अमाउंट या मटेरियल कम लिखा गया हो, तो वो रेगुलराइज करने के लिए डेबिट नोट इशू की जाती है। और रिवर्स में अगर ज्यादा की गई हो तो हम क्रेडिट नोट इशू करनी चाहिए और वो बनानी चाहिए एज पर जीएसटी। जैसे कि सेल्स रिटर्न होता है तो हमने सेल्स में ज्यादा किया हुआ है अमाउंट नेचुरली और रिटर्न आया है तो हमें उनकी क्रेडिट कस्टमर को देनी है, ये वजह से क्रेडिट नोट इशू होगी। ओके, डिलीवरी चलन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। हमारी इंडस्ट्रीज के लिए डिलीवरी चलन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी माल सेल के बिना बाहर, एक कॉमन लैंग्वेज में बोला जाए तो सेल के बिना माल अगर बाहर जाता है तो वो डिलीवरी चलन से कंपनी होना चाहिए। कोई भी माल, कोई भी डॉक्यूमेंट के बगैर अगर कहीं बाहर गया, अपने प्रीमाइसेस से बाहर गया और वो किसी ऑफिसर ने पकड़ा तो वो कॉन्फिस्केटेड हो सकता है, सीज हो सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। ये क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए हमें इनवॉइस के बिना माल हम बेच सकते हैं। ये जॉब वर्क के लिए जब भी माल जाता है या और कोई पर्पस के लिए माल कहीं जाता है, कौन से पर्पस के लिए हम आगे आएंगे। नॉर्मली डिलीवरी चलन के साथ ई वे बिल जाना चाहिए,
बट ज्वेलरी सेक्टर के लिए ई-वे बिल एग्जेम्प्टेड है एक्सेप्ट फॉर कैपिटल गुड्स। इसमें एक बात बताना मैं जरूरी समझूंगी कि हमें अपने सप्लायर और कस्टमर दोनों के सारे डिटेल्स, नाम, एड्रेस, जीएसटीएन सब कुछ रखना जरूरी है। जैसे केवाईसी है, नो योर कस्टमर, उसी तरह से जीएसटी के लिए नो योर सप्लायर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है और वो सारा रिकॉर्ड भी हमें रखना है। क्योंकि डिलीवरी चलन में हमने कई बार हमने ये माल किसी ब्रोकर को दिया तो उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास होना जरूरी है, जिनको भी माल हम बेचते हैं। ठीक है, अभी डिलीवरी चलन के हिसाब से कौन कौन सी जगह पे माल नॉर्मली हम लोग भेज रहे हैं। ये जॉब वर्क के लिए, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गुड सेंड फॉर अप्रूवल बेसिस के लिए, माल दिखाने के लिए भेजा जा सकता है, सेल के लिए, अब सेल में दिखाने के लिए, नॉट फॉर सेल करने के लिए नहीं। सर्टिफिकेट पर्पस के, सर्टिफिकेशन के लिए या इंस्पेक्शन के लिए। अच्छा, अभी जो हमने अभी बताया मैंने, जो ट्रांसपोर्टर के लिए हमने डिटेल बताई, ट्रांसपोर्टर को सारी की सारी डिटेल रखनी है। और ये बात हमें खास ध्यान में रखनी है कि जब हम डिलीवरी चलन से माल बेचते हैं किसी भी कुरियर एजेंसी से, तो हमें वो सारा रिकॉर्ड हमें प्रिजर्व करके रखना है। क्योंकि ट्रांसपोर्टर के पास तो सारा रहेगा ही, कुरियर एजेंसी के पास से गवर्नमेंट सारा डिटेल मंगवा सकती है। हमने कब माल भेजा, हमने किसको भेजा, कितने कैरेट भेजे, क्या वैल्यू के हिसाब से भेजा, वापस आया कि नहीं, ये सारा रिकॉर्ड कुरियर एजेंसी के पास तो है ही, वो लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। और अगर नॉर्मल हम अपनी पुरानी मेथड, जो झांगड़ मेथड के हिसाब से यहाँ से माल हमने कुरियर एजेंसी के हिसाब से बेच के सामने वाली पार्टी को जब मिल गया और हमने वो डॉक्यूमेंट फाड़ दिया, तो वो गलत मेथड है, वो हमें नहीं करना है। हमें कंपल्सरीली उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है, माल कभी भेजा, वो माल का डिलीवरी चलन के हिसाब से, डिलीवरी चलन से हमने माल कब भेजा, वो डिलीवरी चलन का माल वापस आया कि नहीं, या पार्शियल माल वापस आया, पार्शियल सेल्स हुआ, और इसका हमें इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस हमने जनरेट कर दिया। तो वो रिकॉर्ड रखना बहुत ही जरूरी है। जीएसटी के अंदर इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चलन, ये किसी चीज का स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं दिया गया, लेकिन ये बताया गया है कि उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए कंपल्सरी। जैसे कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, रिसीट या रिफंड वाउचर के अंदर देखे तो नाम, एड्रेस और जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर वो कंपल्सरी है। ये सारे के सारे जो फील्ड्स है वो कंपल्सरी है, जो हमें वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखना चाहिए। कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, मतलब सीरियल नंबर पूरे साल में एक ही होना चाहिए, एक ही सीरियल चलनी चाहिए। ये नहीं कि ये मंथ में हमने एक नंबर से शुरू किया है, सपोज अप्रैल महीने में एक नंबर से शुरू हो रहा है तो मई महीने में हम दूसरी सीरीज कर दे, वो कंटिन्यूअसली सेम सीरीज होनी चाहिए। हाँ, हम एक से ज्यादा सीरीज रख सकते हैं, सपोज लोकल सेल्स के लिए एक सीरीज चल रही है और एक्सपोर्ट के लिए दूसरी सीरीज चल रही है। डेट ऑफ इश्यू, जो दिन हमने टैक्स इनवॉइस इश्यू किया है वो डेट, नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट अगर वो रजिस्टर्ड है, अदरवाइज उसका नाम, एड्रेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, HSN कोड, माल का डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके ऊपर कितने % टैक्स लगेगा, अमाउंट ऑफ टैक्स, क्या ये टैक्स हमें रिवर्स चार्ज पे करना है, और साइन
सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उनका या उनके ऑथोराइज पर्सन का। डेबिट या क्रेडिट नोट, उसके लिए नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, नाम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपिएंट, सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ करस्पॉन्डिंग टैक्स इनवॉइस। क्योंकि डेबिट और क्रेडिट नोट हम पर्टिकुलर इनवॉइस के सामने ही इशू कर सकते हैं इनवॉइस को रेक्टिफाई करने के लिए। इसके लिए इसका सामने करस्पॉन्डिंग नंबर लिखना जरूरी है। अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई और टैक्स, नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर या उनके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, डिलीवरी चलन, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ कंसाइनर जिनको माल भेजते हैं, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ कंसाइनी, प्लेस ऑफ सप्लाई, HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टैक्सेबल वैल्यू। डिलीवरी चलन में अक्सर सवाल सबके आते हैं कि इसमें हम लोग वैल्यू नहीं लिख सकते, बट एज पर जीएसटी इसमें वैल्यू लिखना कंपलसरी है। दूसरा, इसमें मेजॉरिटी चीज जो अलग है और जो लिखना कंपलसरी है वो है पर्पस ऑफ मूवमेंट। ये डिलीवरी चलन हम किस चीज के लिए इशू कर रहे हैं, वेदर ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए इशू हो रहा है या इंस्पेक्शन के लिए इशू हो रहा है या सर्टिफिकेशन के लिए इशू हो रहा है। रेट ऑफ टैक्स एंड टैक्स अमाउंट, ऑफ कोर्स इसमें हमें डिलीवरी चलन में रेट ऑफ टैक्स और टैक्स अमाउंट हम लिखते जरूर है, लेकिन पे नहीं करना है, पर लिखना कंपलसरी है। और सिग्नेचर ऑफ सप्लायर। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर। Chita ji? Yes, Hina ji. I'm done with the presentation. हाँ, if you can open the Q&A, there are few technical questions are there. One second. If you can address. Let me see. Sorry, presentation was open, so I could not. You got the question? No. 1 sec. Okay, let me read. Can DR CR note be used for difference in invoice value because of the gold rate fluctuates? एक कस्टमर के पास वो गोल्ड रेट का भी डिफरेंस ले रहे हो तो हाँ। जीता जी, if you allow. Yes sir. या उनको जवाब देने दीजिए, कोई अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर गोल्ड रेट ये आपके इनवॉइस के साथ का आपका डिफरेंस है और कस्टमर या सप्लायर के साथ वो एडजस्ट हो रहा है तो हाँ, तो इश्यू कर सकते हैं। हिना बेन जी, एक समझाइए आप ऐसी स्थिति में क्या करते हैं। एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ ज्वेलरी ऑन प्रोविजनल इनवॉइस बेसिस विदाउट फिक्सिंग द गोल्ड रेट, so what happens that the value of the consignment FOB value as reflected into the shipping bill is on the basis of the provisional purchase certificate and the value addition whatever we have mentioned into the invoice, but that is not a final invoice. Now suppose this invoice was of $100, so naturally my tax liability is 3% and I reflect the same thing into the shipping bill and I claim that money as refund back. Okay, up to that it is fine. But what happens that in future, जब
मैं प्राइस फिक्स कर रहा हूँ, सपोज गोल्ड की वैल्यू 10% बढ़ गई, तो my buyer will pay me 10% higher than whatever the provisional invoice was there, because final invoice is 10% higher. So now अब वो फाइनल इनवॉइस मेरा $110 का हो गया, तो नेचुरली मुझे उसे $10 के डिफरेंस का एक डेबिट नोट इश्यू करना पड़ता है, परंतु और उस डेबिट नोट पर मुझे टैक्स भी पेमेंट करना पड़ता है, मगर मेरा रिफंड का जो क्लेम है वो उतना ही वैलिड है जितना कि मैंने शिपिंग बिल में वैल्यू दिखाई थी। तो ये जो डिफरेंस वाला जो है, इसका मुझे नुकसान हो जाता है। और यदि कोई कारण से $90 का फाइनल इनवॉइस आ गया, यानी 10% लेस वैल्यू, तब डिपार्टमेंट मेरे से वो पैसा वापस मांगता है कि आपने ज्यादा क्लेम कर लिया था रिफंड में। तो ये दोनों तरफ से अनफेयर होता है। तो इसका क्या सॉल्यूशन है, आप देखें। जी, आपने पहले जब ये इशू किया, जब ये एक्सपोर्ट किया, वो कंसाइनमेंट पे एक्सपोर्ट किया, राइट? दैट इज नॉट अ फाइनल इनवॉइस। आप उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। रिफंड तभी क्लेम हो सकता है जब भी आप फाइनल इनवॉइस बनाए। तो आप नहीं, तो अगर मैं ये क्लेम नहीं करता हूँ तब तो मेरा पूरा ही चला जाएगा, क्योंकि मुझे तो उस समय आपको लिखना जब भी पड़ेगा। फाइनल क्लोज, आप जब भी फाइनल इनवॉइस रेज करते हो, वही टाइम पे आपको रिफंड, आप एलिजिबल हो क्लेम करने के लिए। हिना बेन, जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो वे जीरो रेटेड है या टैक्स पेड है, वो तो मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना। मुझे जीरो रेटेड नहीं करना है। करेक्ट। अगर है जीरो रेटेड नहीं करना है। हाँ प्रकाश जी, इसका मैं आपको थोड़ी देर में रिप्लाई करूं? ओके। दूसरे सबके छोटे छोटे हैं क्वेश्चंस। हाँ जी, ले लीजिए। या मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इसका। श्योर। एक क्वेश्चन है, डिलीवरी चलन फॉर ऑर्डर टेकिंग और सैंपल, प्लीज एक्सप्लेन। ऑर्डर टेकिंग और डिलीवरी चलन तो जब भी इनवॉइस के बिना माल बाहर जाता है तभी बनता है। ऑर्डर टेकिंग के टाइम पे डिलीवरी चलन तो कैसे बनता है? इन केस ऑफ स्टॉक ट्रांसफर इन योर ओन कंपनी, आपकी खुद की कंपनी पे, तो आपको डिलीवरी चलन नहीं, आपको इनवॉइस से ही ट्रांसफर करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉक ट्रांसफर के टाइम पे हमें सिर्फ डिलीवरी चलन करना है। अगर आप अपनी खुद की कंपनी पे ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको इनवॉइस से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सप्लाई माना जाएगा और इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। डिलीवरी चलन वही यूज होगा जहां पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन है, कैन वी गेट रिफंड ऑफ सेल्स रिटर्न विद इन 6 months अंडर जीएसटी? यस, हमें मिल सकता है। डू वी गेट मेंशन टैक्सेबल वैल्यू इन एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट? डू वी हैव टू मेंशन एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट में मेंशन करना? सॉरी, मुझे जीएसटी के लिए आप कोई क्वेश्चन पूछे एक्सपोर्ट पैकिंग लिस्ट के बारे में, आई एम नॉट अवेयर। There is a question, Hina ji. जी। In question answer like chart, can DRCR note be used for difference in the invoice value because of the gold rate fluctuation? ठीक है, आपने बोला है कि हाँ, आपने उसका रिप्लाई दिया। उसके नीचे हाँ, बट मुझे ना थोड़ा सा वो क्लियर नहीं फील हो रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ उसको क्लैरिफाई कर दीजिए। अगर आपके कस्टमर के साथ ये टर्म्स है कि अगर मैं सेल करूंगा तो अपनी पेमेंट आने तक मुझे पर्टिकुलर अमाउंट गोल्ड का चाहिए और इंक्रीज हो जाती है गोल्ड की, ठीक है, तो आपको वो पर्टिकुलर अमाउंट आपको कस्टमर से रिकवर करना है। तो वो पर्टिकुलर जो इनवॉइस में आपने एक्सपोर्ट सेल किया था उसका रेफरेंस लेके आप डेबिट नोट इशू कर सकते हैं रेट ऑफ डिफरेंस करके। ओके नेक्स्ट जी। नहीं, क्वेश्चन इतने ज्यादा है ना, वो ऊपर से वो आपने कोई सिलेक्ट किए तो मुझे पूछिए। नहीं, इस पे दो वैलिड क्वेश्चन मुझे फील हो रहा है। आवर कस्टमर डू रेट फिक्स ऑन पार्शियल बेसिस, फॉलो टू दैट क्वेश्चन। सो कैन वी इशू 2 to 3 our customers
हाँ do rate fix on partial basis. कस्टमर ने पार्शियल बेसिस रेट फिक्स किया है. So can we issue 2 to 3 DR notes and CR notes on a single invoice? Yes, I think in can. GST you can. There is it no does bar. not allow. No, it does allow. There is no bar. आप इशू कर सकते हो. Okay. रेट में डिफरेंस, रेट डिफरेंस है या क्वांटिटी डिफरेंस है तो आप इशू कर सकते हो. नहीं वो बोल रहे एक सिंगल इनवॉइस के ऊपर आप डिफरेंट डीआर शेयर कर सकते हो. तो क्या आपके कस्टमर पे आप प्रैक्टिकली ऐसा करते हो? ये आई थिंक हाँ, इसका मैं जवाब देता हूँ हिना जी. सपोज एक 10 किलो गोल्ड का एक्सपोर्ट पार्सल हुआ, ये और मेरा बायर लोकल मुझे की बात शायद की जा रही है. अच्छा सॉरी. लोकल में ये शायद लोकल का क्वेश्चन है. एक्सपोर्ट के लिए भी आप जो बोल रहे हैं प्रकाश जी, उसमें जब भी फाइनल होता है आपका सेल होता है वही टाइम पे एक्सपोर्ट इनवॉइस बननी है और वो आपका पर्टिकुलर एक्सपोर्ट माना जाएगा, अदरवाइज कंसाइनमेंट. वो ठीक है, उनको जवाब दीजिए पहले. जो आप डोमेस्टिक का वो रेज कर रहे हैं ना, जी वो डोमेस्टिक का था. हाँ जी. जीता जी दूसरा क्वेश्चन. तो ये डोमेस्टिक में अलाउड है लेकिन एक्सपोर्ट में अलाउड नहीं है. एक्सपोर्ट में तब तक वो एक्सपोर्ट ही नहीं माना जाएगा. अगर आपने उन अप्रूवल या देखने के लिए है तो वो एक्सपोर्ट ही नहीं है. तो क्वेश्चन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट डजंट अराइज. ओके. जब भी कंफर्म होता है वही टाइम पे आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा, वही टाइम पे आपको एक्सपोर्ट इनवॉइस रेज करनी है. ओके. एक क्वेश्चन है जी. Currently, FM Finance Minister announced of threshold limit 5 crore for MSME. Correct. Please explain about the condition of 5% cash transaction. ओके. ये तो ऑडिट के लिए है. दिस इज फॉर ऑडिट. 5% आपका कैश ट्रांजेक्शन में है देन यू आर आपको रूटीन में ये 5 करोड़ वाला एप्लीकेबल नहीं है. Okay. Next question. What to do with goods sold on approval basis? Logistic proof will not be available on final invoice as goods already sold to customer. सॉरी, क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है. आप यहाँ पे खुद जाके भी देख सकते हैं हिना जी. क्वेश्चन एंड आंसर. क्वेश्चन एंड आंसर पे जाइए. यस, एक मिनट. हाँ. Got the question? No. Okay, goods on sale on consignment, shipping bill वाला. जीता जी कौन सा क्वेश्चन है? मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. क्वेश्चन आंसर में है या चेक में है? क्वेश्चन आंसर में है. ये थोड़ा सा नीचे की तरफ है. काफी सारे क्वेश्चन रिप्लाई कर चुके हैं इसीलिए. एनीवे मैं फिर से पढ़ रही हूँ. What to do with the goods sold on approval basis? Goods Logistic proof will not be available on final invoice. गुड्स जब तक अप्रूवल पे है तब तक वो सोल्ड कैसे हो सकता है? इसके लिए ये डिटेल हमने लिया था. जब तक गुड्स अप्रूवल पे है हम लोग भेज रहे हैं ऑन अप्रूवल. जब भी सिलेक्ट होता है आज पार्शियल या कंप्लीट, वही टाइम पे आपको इनवॉइस जनरेट करनी है और ये अप्रूवल के भेजा उसका पूरा रिकॉर्ड रखना है. ओके. अच्छा, उसका रिकॉर्ड रखना है. और लॉजिस्टिक वो बोल रहे हैं कि ठीक है, मैंने फाइनल इनवॉइस उधर से उसने अप्रूवल बेसिस पे लेके गया था और पूरा कंप्लीट जो भी पार्सल था वो सेल आउट हो गया. हाँ. बोल रहे अभी मैं लॉजिस्टिक प्रूफ कहाँ से दूं? नहीं, सेल तो हो गया है लेकिन और जो लॉजिस्टिक प्रूफ था वो अप्रूवल बेसिस पे था, वहां पे फाइनल सेल का कुछ नहीं था. उसके लिए कुछ कंफ्यूजन हो रहा है. ओके, उसके लिए आप जब भी लॉजिस्ट आपने सेंड किया, सपोज 1000 कैरेट आपने यहाँ से पर्टिकुलर जगह पे अप्रूवल के लिए भेजा है, उसमें से
से सेल हुआ आप लिख सकते हो, तो कैसे डिलीवर हुआ वो ऑटोमेटिकली डिलीवरी चलन के साथ आपका लिंक हो जाएगा। और थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, तो एग्जांपल दीजिए। ओके से मैंने 100 कैरेट का किसी के पास अप्रूवल बेसिस पे दिखाने के लिए भेजा था। ओके, आपने 100 कैरेट का, ठीक है, हाँ, अप्रूवल बेसिस पे किसी को सिर्फ ये व्यू करने के लिए भेजा था। करेक्ट, लेकिन उसको पूरा पसंद आया, उसने पूरा 100 कैरेट खरीद लिया। करेक्ट, लेकिन मैंने तो भेजा है अप्रूवल बेसिस पे। करेक्ट, और मेरा लॉजिस्टिक जो है अप्रूवल के लिए ही, वो लॉजिस्टिक का डिटेल्स डॉक्यूमेंट जो भी है, करेक्ट, अब मैं वो फाइनल सेल को, फाइनल सेल हुआ, उसका जो भी रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट है या जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको मैं कैसे कहाँ से मैनेज करूँ, ये जरा बताइए। करेक्ट। अभी आपने 100 कैरेट यहाँ से माल दिल्ली भेजा आपके किसी कस्टमर को, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें से तो आपको एक तो नंबर 1 आपको सारी डिटेल रखनी है और पूरा ट्रैक रखना है, राइट। तो 100 कैरेट भेजा, कैसे किस तरह से भेजा, कौन से कुरियर से भेजा, कौन से नंबर से भेजा, वो सब उसमें आ जाएगा, ठीक है। दूसरा उसका ट्रैकिंग के हिसाब से आ जाएगा सामने कि आपने ये 100 कैरेट जो सेल था, 100 कैरेट था, वो पूरा सपोज सेल हो गया, तो उसका आपने इनवॉइस नंबर ये बनाया, हाँ जी, 25 के हिसाब से ये सेल हो गया, तो आपका ये कोरिलेट ऑलरेडी हो गया कि जो माल आपने जो सेल्स इनवॉइस रेज किया है, राइट, उसका लॉजिस्टिक डिटेल आपका डिलीवरी चलन के साथ है, तो ये लिंक हो रहा है। दिस इज सफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एम आई क्लियर? या आप जो बोल रहे हैं उसमें मैं दूसरे एग्जांपल के साथ बताती हूँ। सपोज 100 कैरेट का पार्सल भेजा हुआ है अप्रूवल के लिए, उसमें से 80 कैरेट्स माल उन्होंने रखा है और 20 कैरेट रिटर्न किया, तो वो जब भी डिलीवरी चलन के साथ 20 कैरेट्स रिटर्न करेगा, तो हमें अपना जो डिलीवरी चलन का ट्रैकिंग शीट है उसके अंदर मेंशन करना है कि 80 कैरेट है, वो इनवॉइस नंबर से 25 के हिसाब से सेल हुआ और 20 कैरेट्स है वो ये पर्टिकुलर डेट को इस तरह से हमारे पास रिटर्न आ गया। सो योर डिलीवरी चैनल इज क्लोज्ड। Am I clear? We do the export 1000 USD and we claim GST on same if customer make deduction of 100 USD which is not mentioned in shipping bill, what happens to the refund? But my input credit is available in cash ledger. अभी जीएसटी रूल के हिसाब से अमाउंट आने का कहीं भी कोई रूल लिखा नहीं है, सो यू कैन क्लेम। और ये दूसरे एक में आप देख सकते हैं, बट जीएसटी के लिए उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। एनी अदर क्वेश्चन? आई थिंक मेजॉरिटी क्वेश्चंस टेकन किए गए हैं। हीना मैडम, एक क्वेश्चन है। हाँ, when goods are sent on consignment, shipping bill is raised at that time. Now when Correct. final sales is booked, what should be the shipping bill details in GSTRN1? आपको कंसाइनमेंट का भी करना है, वो ऑटोमेटिक कंसाइनमेंट नंबर के साथ वो कैच करता है। कंसाइनमेंट पे जो आपने माल भेजा है वही रहेगा आपका शिपिंग बिल का डिटेल। ओके। और मैडम एक और क्वेश्चन है। हाँ,
A person comes from other state and purchases jewelry less than 2 lakhs. We issue an invoice of SGST and CGST and goods are delivered at our premises. He then transfers the amount from his bank from other state. Is the bill or it should be on IGST bill? क्या ये पर्सन कस्टमर है, रूटीन कस्टमर आके अपने रिटेल शोरूम से माल लेके गया? So then CGST, SGST लगेगा. And if that person is a registered person, तो IGST लगेगा. एक सवाल किसी ने पूछा है कि जॉब वर्क के लिए क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? डिलीवरी चलन ऑफ कोर्स. ओके, इसमें कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह भी किसी ने पूछा है, वो आपको शेयर की जाएगी. आप और किसी को कोई भी दूसरे क्वेश्चन हो वो काउंसिल को भी एड्रेस कर सकता है, हमें भी एड्रेस कर सकता है. मेल से सारे रिप्लाई दिए जाएंगे. हिना जी, हेलो. यस यस जीता जी. योर वॉइस इज क्रेकिंग, समझ में नहीं आ रहा है. हिना जी एंड प्रकाश सर, एक्चुअली हमारा टाइम लिमिट होता है. अगर हम कंक्लूड तो अपने आप हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. इसीलिए we have conclude this. Any point to ask and जीता जी, वॉइस डिस्टर्ब हो रही है आपकी. kind of it within 5 minutes. So this presentation, and we will already like every presentation is go registered mobile, and if any clarity is required, you can drop a message or mail to council also. Preeta will share the email address of council. Very good. Thank you, Hina ji. You gave a very good presentation. Thank you everybody. Thank you GJPC, thank you Jita Rani ji, and thank you all participants. Please stay safe. Thank you so much. Thank you. Thank you Prakash. Thank you. Thank you हिना जी. एक्सपोर्टर. So फिर भी और कोई सेशन चाहिए इस संदर्भ में तो हम उनके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सर आपको बहुत बहुत थैंक यू. ये पर्टिकुलर वैल्यू एडिशन में इतने सारे इश्यूज है, ऑल रीजन से, हर किसी को इश्यूज है. ऑल ये वैल्यू एडिशन वेस्टेज नॉर्म लेके हर किसी को कंफ्यूजन है. आई थिंक कस्टम डिपार्टमेंट को भी अच्छी तरह क्लैरिटी नहीं है. आपने आज बहुत अच्छी तरह समझाया विथ ऑल लाइक डेमो इनवॉइस एंड एवरीथिंग. वी आर रियली रियली थैंकफुल टू यू. थैंक यू Jita ji. So sir, namaskar all the participants. Namaskar. Thank you once again. We have to disconnect. Thank you. Okay sir. Thank you sir. Thank you.